बीएड फर्स्ट ईयर में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति जो हमारी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है सरकारी भारत एवं शिक्षा, यूनिट नंबर 2, जिसमें हमारी ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने जो अपने शैक्षिक कार्य यहाँ पर किए हैं उसका एक सामान्य सा परिचय देते चलेंगे। उसमें सबसे पहले प्रस्तावना आएगी, यानी कि इंट्रोडक्शन आएगा कि लॉर्ड कर्जन का हमारी शिक्षा नीति से क्या अभिप्राय है, क्या लोग उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सन 1899 में लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय का यहाँ पर आए। वो एक विद्वान थे, कुशल प्रशासक थे, कुशल शासक थे, बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे, किताबों के जानकार भी थे। तो आते ही उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ सोचा करने के लिए भारत में कि यहाँ भी मैं कुछ सुधार करूँ, यहाँ भी मैं कुछ सुधार करूँ। तो जैसे उनकी असाधारण प्रतिभा थी या असाधारण कार्य करने की उनकी इच्छा थी, वो उसकी इच्छा को लेकर के यहाँ पर भारत में जब पहुँचते हैं तो आते ही उन्होंने अपना चारों तरफ जो है ध्यान दौड़ाया है। और ध्यान दौड़ा के बाद उन्होंने अपना शिक्षा की तरफ भी उन्होंने अपना ध्यान लगाया है। और शिक्षा में यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ जांच की है, कुछ उन्होंने अपने सुधार के प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। और इसमें इन्होंने पाया है कि यहाँ जो ब्रिटिश शासन चला है कम से कम 40 साल का, और उसमें जो इनकी एजुकेशन रही है, जिसमें आपका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, जैसे आपका गुण का घोषणा पत्र था, जैसे आपका हंटर कमीशन था 1882 का। तो इसमें जैसे यहाँ भारत की शिक्षा चली है तो उसमें उन्होंने पाया है इसमें बहुत बुराइयां हैं, इसमें बहुत बड़ी कमी है, इसमें बहुत बड़ी सुधार करना बाकी है। जैसे ना तो इसमें उतनी गुणात्मक वृद्धि हुई है और ना ही उतनी इसमें संख्यात्मक वृद्धि हुई है। संख्यात्मक वृद्धि का मतलब यह है कि जितने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल या डिग्री कॉलेज यहाँ पर खुलने चाहिए थे, इतनी संख्या में वो खुल नहीं पाए हैं, जिसके कारण जो है बच्चे जो है एजुकेशन लेने में वंचित रह गए हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। क्योंकि एक कॉलेज का एक मानक होता है कि इतने ही बच्चे यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरे स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो जब आसपास स्कूल में नहीं है तो बच्चे नामांकन कहाँ कराएं, है ना? तो इसीलिए जो है बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह गए। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर शिक्षा में चल भी रही है, जितने भी आपके सरकारी स्कूल है, चाहे प्राइमरी है, चाहे माध्यमिक है, चाहे डिग्री कॉलेज है, उनमें जो शिक्षा चल रही है उनका भी गुणवत्ता स्तर बहुत नीचा है। वहां आज पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल होना चाहिए था वो माहौल वहां पर नहीं बन पा रहा है। पाठ्यक्रम की क्वालिटी पुअर है, टीचिंग मेथड जो है वो भी पुअर है, टीचर जो है वो अनट्रेन्ड है, चाहे जितना भी उन्होंने कोशिश की है प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने चाहिए और उनमें प्रशिक्षित टीचर तैयार करके भेजने चाहिए, वो प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति पुअर ही है। गुणवत्ता की लिहाज से जो है जो वहां पर एक माहौल बनना चाहिए था शिक्षा का, वो माहौल नहीं बन पाया है। यानी कि जिस तरह की हम जानकारी बच्चों को देना चाहते थे वो जानकारी वहां पर नहीं मिल पाई है। तो इसी वजह से इन्होंने भी अपना ध्यान शिक्षा की तरफ लगाना शुरू करा है और उसी को ये शैक्षिक कार्य में गिना जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक कार्यों में, कि जो उन्होंने आगे चल करके किया है ना। सबसे पहले तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया है शिमला के अंदर, जिसको शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सन 1901 में एक शिमला जगह होती थी, यहाँ पर अभी भी है बजट में, भारत में हिमाचल प्रदेश में वो जगह है। तो वहां पर इन्होंने एक
एक सम्मेलन बुलाया है और उस सम्मेलन में जो था जितने भी यहाँ पर प्रांत में जन शिक्षा विभाग खोले गए थे, उन जन शिक्षा विभागों में जितने भी जन शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, एक तो उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और दूसरे जो ईसाई मिशनरियों के जो प्राध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, है ना, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसमें भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका एक दोष माना जाता है कि उन्होंने भारतीयों को एक उसमें विश्वास में नहीं लिया है, उनको आमंत्रित नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के यह जो सम्मेलन था कम से कम 15 दिन तक यह सम्मेलन चला है और कम से कम 150 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए हैं भारत की शिक्षा के ऊपर कि भारत की जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो डाउन है, उसको कैसे अच्छा किया जाएगा। यहाँ की जो निरंतर जो स्कूलों का दबाव बन रहा है स्कूलों के ऊपर बच्चों का, तो उसकी जो संख्या वो बढ़ानी चाहिए, किस प्रकार से बढ़ाई जानी चाहिए, कैसी वो परिस्थितियां यहाँ पर आएंगी, पैसा मिलने लगता है खोलने के स्कूलों को। तो इन सब चीजों के ऊपर और शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली के ऊपर जो है कम से कम 150 प्रस्ताव पारित किए। लेकिन उसका एक दोष यह था कि इसमें इन्होंने किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया, किसी को आमंत्रित नहीं किया कि उनके भी सुझाव ले लिए जाए, क्योंकि जब भारतीयों की शिक्षा के बारे में आप कोई सम्मेलन बुला रहे हैं, आपको फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, तो भारतीयों को भी उसमें रेफरेंस में उस संदर्भ में वहां को देना चाहिए था, उनको भी विश्वस्त करना चाहिए था, उनको आश्वस्त करना चाहिए था कि देखिए आपको भी हम लेकर चल रहे हैं, आपके भी हम विचार जानेंगे इसमें, तब जाकर के आगे हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम रखेंगे अपनी शिक्षा का। और ना ही जो इसमें सम्मेलन में कम से कम 15 दिन जो सम्मेलन चला है उसमें जो कार्यवाही की गई थी, जो उसमें प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जो इसमें प्रोग्राम किया गया, ना ही वो प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया कि न जाने वाली शिक्षा के बारे में हमने क्या करेंगे, क्या सोचा हुआ उन्होंने, आगे इसको कैसे लागू करेंगे। तो उन्होंने अपना जो है जुलूस, नारे, प्रदर्शन, धरना ये सब शुरू कर दिया। तो उसको सरकार ने जो अनदेखा कर दिया है और उसको जगह जगह दबाने की उन्होंने कोशिश की है। तो इस प्रकार से जो शिमला शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो सुधार के लिए अपनी एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं सबने मिलकर के, तो उसी को ही एक लॉर्ड कर्जन ने अपनी उसके आधार पर एक सुधार योजना लागू किया या निर्माण कार्य उसने शुरू कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। पहला सुधार कार्य क्या था कि सबसे पहले इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि भारत में एक विश्वविद्यालय से संबंधित एक शिक्षा आयोग होना चाहिए और उसके जो चूंकि अध्यक्ष मिस्टर रैले थे, तो इसीलिए उनके नाम पर उस आयोग को रैले आयोग भी जाना जाता है और 1902 में उसका गठन किया गया है या उसकी नियुक्ति की गई है। अब सबसे पहले हम उसकी नियुक्ति के कारण जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आयोग का गठन किया जाता है तो गठन करने के कुछ कारण होते हैं, कुछ उसको कार्य दिया जाता है। निम्न कारणों के कारण जो है वो गठित किया गया था। जैसे आपका 1898 के जो लगभग है वो लंदन विश्वविद्यालय जो वहां पर ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में था, तो उसके विश्वविद्यालय का वहां पर पुनर्संगठन किया जाता है। पुनर्संगठन का मतलब क्या है कि पूरी एजुकेशन का सिस्टम जो वहां पर चेंज किया जाता है। विश्वविद्यालय के जो मानक होते हैं, नोट्स होते हैं, उन नोट्स में जो है बहुत सारी चेंजिंग की गई है, आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी, है ना। आंतरिक स्तर में तो क्या है, आपका जितना भी एजुकेशन से संबंधित होगा, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जितना भी आपका कार्य होता है, और बाह्य पर जो होता है आपका, उसमें आपका प्रशासन संबंधी जो कार्य होता है। तो इन सब लोगों ने कुछ सुधार करने की बात की है, परिवर्तन संशोधन किया है ना। जैसे आपका सबसे पहले तो जो आपके डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जो आपके विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, उनकी जो लैंड है, भूमि है, वो कितनी होनी चाहिए, उस पर जो भवन है वो भवन किस प्रकार से बनने चाहिए, उन भवनों की फिर कोई लंबाई चौड़ाई होती है, उनकी
कंस्ट्रक्शन से संबंधित उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं। फिर उनमें टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए, उसकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है उनके जो है क्वालिफिकेशन जो है टीचर्स की प्रोफेसर की बढ़ती जा रही है, पाठ्यक्रम में सुधार की बात आ रही है, पाठ्यक्रम भी बढ़ता जा रहा है ना। तो इस प्रकार से जब हम वहाँ के लंदन में जो विश्वविद्यालय है उसमें आपका पुनर्संगठन हो गया है, तो यहाँ पर भी चूंकि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है वो लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर ही बने हुए थे, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, तो इसीलिए यहाँ पर भी उसका पुनर्संगठन होना जरूरी था। उसमें चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य है, इसमें भी यहाँ पर संगठन जो पुनर्संगठन उसका होना जरूरी था। तो नेक्स्ट इसमें बताया है कि जो विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेज थी उनकी कॉलेजों की संख्या जो थी वो तो बढ़ती जा रही है, डिग्री बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो था एक विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है। जैसे आपका मैं उदाहरण दूं कि मेरठ यूनिवर्सिटी है, तो मेरठ यूनिवर्सिटी कम से कम सहारनपुर, आपका शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ है, ये कम से कम 8-9 जिलों को लेकर के चल रही है। तो इस पूरे जिले का जो है जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, चाहे आपके एकेडमिक हो चाहे आपके प्रोफेशनल हो, सारे के सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। तो जितने भी और कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं तो पूरा दबाव है वहां पर बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है कार्य करने में जो है वो देरी होगी, जो भी महाविद्यालयों का कार्य होगा, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे शिक्षा प्रणाली से संबंधित हो, चाहे रिजर्वेशन से संबंधित हो, इन कार्यों में सब देरी ही रहेगी। और ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन ही होती जाएगी। तो उसके बारे में मैंने बात की है कि यहाँ पर जो है कलकत्ता, मद्रास और आपका जो है बॉम्बे जो था, 3-4 तरह के जो आपके कॉलेज को विश्वविद्यालय खोल देते हैं, तो उनमें जो है आपके डिग्री कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज का जो प्रेशर ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है उनकी जो कार्य करने की प्रणाली थी उसको डाउन होती जा रही है, कुछ सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। और जितने भी आप विश्वविद्यालय है वो केवल मान्यता देने का ही काम कर रहे हैं, उनमें शिक्षण कार्य नहीं चल रहा। तो शिक्षण कार्य में चलना चाहिए। विश्वविद्यालय केवल और केवल छात्रों की परीक्षा लेना और कॉलेजों को मान्यता देने का ही काम कर रहे हैं, और उनमें पढ़ाई भी जरूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आता है कि सीनेट का संगठन जो है वो 2 स्तूप है। सीनेट क्या है आपकी? सीनेट जो है आपकी बाह्य प्रशासन को देखने वाली एक संस्था है। उसमें कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिससे वो आपका बाह्य प्रशासन देखे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो सीनेट का संगठन यहाँ पर 2 स्तूप होता है, और उनमें सदस्यों की संख्या जो है वो आवश्यकता से अधिक बनाई जा रही है। उसमें जितने सदस्य होने चाहिए उससे ज्यादा बनाई जा रही है। और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पर सही नहीं है। उस सीनेट में जो है अध्यापकों को अच्छी तरह से नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन जरूर होना चाहिए। तो ये नियुक्ति के कारण है। अब जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना दिया है में, अब उसको जांच के कौन से विषय दिए गए कि आपको क्या क्या काम करना है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जांच का विषय मिला है कि ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा। ब्रिटिश भारत में जो विश्वविद्यालय खोले गए हैं, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, इलाहाबाद है, तो इनमें जो वर्तमान दशा कैसी है विश्वविद्यालयों की और उनकी भावी उन्नति की संभावना पर किस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए, आगे कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उनका विकास हो सकता है, उनकी उन्नति हो सकती है। दूसरा इन्होंने दिया है कि विश्वविद्यालयों के कानून और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो यहाँ के लिए कोई कानून बना रहे होंगे विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए, उनकी कार्य प्रणाली जो है उसमें जो कैसे सुधार आया है उसके लिए कुछ आवश्यक सुधार किस तरह से दिए जाएंगे।
इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने किया है कि विश्वविद्यालय के शिक्षण स्तर को उन्नत करने के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। तो 3-4 बातें जो थी वो जांच के लिए 3 को, और जांच करने के बाद ये आयोग ने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की है, अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत की है, जैसे कि 3-4 चीजें दी है। तो कुछ समय उसमें जांच में लगा है कि इन विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वर्तमान में कैसी है, क्या ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं सारे, या खाली मान्यता देने का काम करते हैं, छात्रों की सिर्फ परीक्षाएं लेते हैं, सिर्फ उनको अंक तालिकाएं प्रोवाइड कराते हैं, या कुछ शिक्षण कार्य चलता है, या और भी सब चीजें जो थी उनका जो संगठन है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसकी सीनेट की स्थिति क्या है, टीचर्स की स्थिति क्या है, उनको प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं मिला है, उनको किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए। तो इनकी इन्होंने कम से कम 6-7 महीने उसकी जांच भी की है। जांच करने के बाद में फिर इन्होंने कुछ सुझाव किए हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने सीनेट से संबंधित भी आपका जो डिग्री कॉलेज थे उनके संगठन, उनके प्रशासन, उनकी शिक्षा के बारे में, और जितने भी डिग्री कॉलेज थे उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए और वहाँ पर पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने सुझाव देने शुरू किए। तो सबसे पहले इन्होंने अपना सुझाव दिया है विश्वविद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन संबंधी सुझाव। विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन संबंधी सुझाव। तो क्या सुझाव दिए इसमें उन्होंने? नंबर 1, विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई, तो उनको घटा देना चाहिए और उनके कार्यकाल की अवधि जो है वो 5 वर्ष कर देनी चाहिए। तो वो उसमें जो बिना मतलब के उसमें फालतू के जो सदस्य रहते थे उनको वहां से हटा देना चाहिए। दूसरा ये होता है कि प्रत्येक वर्ष 20% नए सीनियर सदस्यों का निर्वाचन किया जाना चाहिए, और इनमें जो 20% जो नए सदस्य रखे जाएंगे इनमें कौन कौन होना चाहिए? शिक्षाविद, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट होते हैं, और कॉलेज के प्राध्यापक जो प्रोफेसर लोग होते हैं, और सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने चिंता व्यक्त की कि शिक्षकों को वहां उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट इसमें आता है कि विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या जो है वो 9 से बढ़ा करके 15 कर देनी चाहिए। जो सिंडिकेट जो है वो आपका जो आंतरिक प्रशासन एक है विश्वविद्यालयों का, उसकी संख्या जो है 9 से बढ़ा करके 15 कर देनी चाहिए। वहां संख्या कम थी तो वहां पर बढ़ा देनी चाहिए, और इसको सीनेट के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की जो है वो सीमा निश्चित कर देनी चाहिए, यानी कि एक विश्वविद्यालय जोड़ा गया है जैसे, तो उसकी एक सीमा निश्चित कर देनी चाहिए कि इस सीमा के अंतर्गत ही आप जो है कॉलेजों को मान्यता दे सकते हैं। इस सीमा के बाहर जितना भी एरिया पड़ेगा उसमें आप कार्य नहीं कर सकते, उसमें आप मान्यता प्राप्त उनको नहीं करा सकते। तो इससे जो है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बहुत भार पड़ रहा होगा विश्वविद्यालयों का, वो कम होता वहां पर नजर आएगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा इन्होंने जो सुझाव दिए है विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था संबंधी सुझाव, यानी कि इन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा की होनी चाहिए, शिक्षण कार्य होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था संबंधी क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए। पहला सुझाव है इसमें विश्वविद्यालयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाना चाहिए, यानी एक आदमी का हो गया था तो आदमी नहीं होना चाहिए, तो वहां भी शिक्षण कार्य होना चाहिए, और उनमें शोध कार्य की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि रिसर्च कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों में उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनकी नियुक्ति वहां पर की जानी चाहिए, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उनका जो मेंटेन है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, यानी कि जो साहित्यिक पाठ्यक्रम है या आपका वैज्ञानिक पाठ्यक्रम है उसमें जो उचित सुधार हो सकता हो वो सुधार भी किया जाना चाहिए। तीसरा इसमें दिया इन्होंने कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार किया जाना चाहिए, यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है वहां पर पता नहीं किस प्रकार का पेपर आता है, या तो खाली सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है या ऐसे टाइप है ना, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चंस में डाल देने चाहिए ताकि जो परीक्षा है वो अच्छी प्रकार से हो सके। फिर इवैल्यूएशन
किया जाना